जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग हिंदी का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का करने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपके पेपर जो 18 फरवरी को होने वाला है, हिंदी का पूरा प्रश्न इसी सेट से मिलने वाला है। अगर विश्वास और यकीन नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे। और दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि अल्प प्राण वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। तो अल्प प्राण वर्ण कौन होते हैं? किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जो है वो अल्प प्राण होते हैं। इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, विकल्प नंबर सी पे जैसे ही आप जाएंगे तो विकल्प नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी आपको हम दे देते हैं। देखिए दोस्त, 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसलिए पांचों वर्ग मिला के 25 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अल्प प्राण की, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए क वर्ग को लें तो क वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझेंगे कि कौन कौन से वर्ण है? तो क वर्ग में पहला आता है क, तीसरा आता है ग और पांचवा आता है अंग। ऐसे ही अगर आप च वर्ग में जाएंगे तो च, फिर छ के हटा के फिर जो आएगा तीसरा है, और फिर लास्ट में अगर आप जाएंगे पांचवें पे तो च इया होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर प्रश्न एग्जाम के अंदर बनेगा तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। पहले सवाल का सही जवाब हो गया सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है उन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उन्मत्त शब्द अगर देखेंगे तो उत धन मत से मिलकर बना हुआ है, उत धन मत। ठीक है, तो मत लास्ट में आधा तो है, विकल्प नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। विकल्प नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज अगर आपसे हम इसमें पूछें कि उन्मत्त शब्द किस संधि का उदाहरण है, तो दोस्त आप देख रहे हैं किसी शब्द का आखिरी वर्ण और फिर किसी और शब्द का प्रथम वर्ण, अगर दोनों ही व्यंजन हो तो उससे बनने वाली संधि व्यंजन संधि होती है। तो उन्मत्त शब्द में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे अभिभावक में उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द की शुरुआत में आए और उसका अर्थ बदल दे, तो अभिभावक में अभि उपसर्ग है। अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपको विकल्प नंबर बी में दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे मेधावी में प्रत्यय है। प्रत्यय होता है किसी शब्द का आखिरी वर्ण। तो शब्द के आखिरी वर्ण में बात करें तो मेधा जो शब्द है ना, मेधा एक शब्द की अगर आपको उपसर्ग प्रत्यय पहचानना है तो बस उस शब्द का आप संधि विच्छेद कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद से अब ये देखना है कि किस शब्द का अर्थ निकल रहा है और किस शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है ना। सामान्यतः उपसर्ग और प्रत्यय का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, उसके अंदर जो मूल शब्द है उसका अर्थ होता है। तो अगर आप मूल शब्द को अलग हटा दें तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने में बड़ी आसानी होगी। जैसे मेधावी में मुझे पता है कि मेधा मूल शब्द होता है, मेधा का मतलब विद्वता, ज्ञान होता है। तो इसके आगे अब जो जुड़ेगा वो प्रत्यय होगा, लास्ट में जुड़ा हुआ वर्ण प्रत्यय होता है, वही प्रत्यय होगा। पहला इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है गुलाम शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? तो गुलाम शब्द से एक शब्द बना है, हम सभी ने, हमारे भारत देश लगभग हजारों साल तक इस चीज को सहा है, इस दंश को, जिसको हम लोग कहते थे गुलामी। भाववाचक कौन होता है? भाववाचक का मतलब वो ऐसी कोई चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो गुलामी जो है वो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा? गुलामी जो है विकल्प नंबर बी, ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? तो पुरुषवाचक अगर हम सर्वनाम की बात करेंगे दोस्त, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 मुख्य प्रकार हैं, 3 ही प्रकार होते ही हैं। संबंध पुरुषवाचक जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प नंबर ए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तम पुरुष के अंदर कौन आएगा, तो उत्तम पुरुष के अंदर आता है मैं, हम। मध्यम पुरुष के अंदर कोई कहे तो तुम, आप, ठीक है ना। और अन्य पुरुष के अंदर कहे तो वे, वह। क्लियर हो गई बात? सारी चीजें एकदम डिटेल डिस्कशन में हो रही है। कह रहा है काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण क्या? तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे ही तो विशेषण कहते हैं। तो अगर हम पूरी की पूरी तरीके से आपसे बात करें
तो काली गाय अधिक दूध देती है। इस समय जो है गाय एक संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है काली। गाय कैसी है? काली। तो विशेषता बताने के लिए जो शब्द है उसे विशेषण कहेंगे, तो पहला विशेषण हो गया काली। अच्छा, दूध हम एक नाम देते हैं, जब भी किसी चीज को नाम देते हैं तो नाम शब्द संज्ञा होता है और संज्ञा की जो विशेषता बताया हम उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें दो चीजें हो जाएंगी, गाय और गाय के साथ अधिक। तो विकल्प नंबर सी अगर देखेंगे, विकल्प नंबर सी जो है वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो हमने एक तरीका आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो के अंदर भी हमने जब प्रैक्टिस सेट कराया, तो सकर्मक अकर्मक पहचानने का एक बहुत सामान्य सा नियम होता है। जब हम क्या और कैसे से प्रश्न करें और जवाब मिल जाए तो वहां सकर्मक क्रिया होगी, और क्या और कैसे से प्रश्न करने पर अगर जवाब नहीं मिले तो वहां अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे अगर हम कहें वह, अब देखिए विकल्प नंबर बी में देखते हैं। एक एक विकल्प को देखिए आपके सामने छांट कर हम दिखाते हैं। क्या और कैसे से प्रश्न करें, जवाब मिला तो सकर्मक और नहीं मिला तो अकर्मक। जैसे कह रहे मोहन भी दिन रात पढ़ता है, तो अगर हम पूछे कि मोहन क्या पढ़ता है तो आप बता सकते चीजों को बता सकते हैं। रोटी खा रहा होगा, चावल खा रहा होगा, रसगुल्ला खा रहा होगा, जो खा रहा हो जवाब दे सकते हैं। उसने अभी अभी चाय पी है तो चाय की भी कई कैटेगरी आप बता सकते हैं। लेकिन कह रहे शीला दिन रात सोती रहती है, तो इसमें अगर आप पूछें कि क्या सोती है, भाई सोती है, कैसे सोती है, तो अब सोने का कोई विशेष पार्टिकुलरली जवाब नहीं है आपके पास। इसलिए विकल्प नंबर जो है ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सोना एक आक्रामक क्रिया वैसे भी है। आगे चलेंगे। कह रहा है उस शब्द का चयन की जिसमें दोनों वचन समान रूप रहते हैं। तो ये सब सवाल बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, इसको हमेशा के लिए रट लीजिएगा। ठीक है ना? तो दोनों वचन में समान, यानी वो एक वचन और बहुवचन उसका दोनों समान हो, तो इसके लिए सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा दोस्त विकल्प नंबर ए बाबा। ये जो है एक वचन में भी और बहुवचन में भी, दोनों ही वचनों में बाबा को ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी शब्द की अगर हम बात करें तो रीति का होता है रीतियां, चंद्रबिंदु लगता है चिड़िया, चंद्रबिंदु लगता है। माता का होता है माताएं, बहुवचन के रूप में मैं बता रहा हूं, तो इन सबका बहुवचन बनता है। लेकिन बाबा शब्द ऐसा है कि जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द कौन सा है? तो जो शब्द थोड़े से भी अगर टेढ़े मेढ़े हो गए ना, है ना, इसके लिए ट्रिक भी हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन उसके साथ हमने बताया था कि जो भी आधे अधूरे शब्द होंगे वो तत्सम के अंतर्गत आएंगे। तो नग्न शब्द अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो विकल्प नंबर बी में दिया है, ये निश्चित रूप से तत्सम के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है ग्रंथ ग्रंथि युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्त, ग्रंथ का मतलब आपने सुना होगा, अगर आप आध्यात्म की भाषा कभी भी आप किसी ऋषि मुनि का या कभी रामायण आपने देखी होगी तो ग्रंथ शब्द का जिक्र होगा। तो ग्रंथ का मतलब होता है दोस्त पुस्तक। जैसे हम लोग कहते हैं रामायण एक ग्रंथ है ना, रामायण क्या है? ग्रंथ है, रामचरितमानस एक ग्रंथ है। तो ग्रंथ जो है उसका अर्थ होता है पुस्तक से। ग्रंथ क्या होता है? तो विज्ञान में आप पढ़े होंगे, ग्रंथियां होती हैं हमारी, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं। तो ग्रंथि को अगर दूसरी भाषा में, अगर शुद्ध भाषा में पढ़े तो उसको हम लोग गांठ भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो पुस्तक और गांठ होगा इस दोनों का विकल्प। तो ये आपको विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है श्रमजीवी में कौन सा समास है? तो श्रमजीवी का मतलब अगर देखेंगे तो इसका जैसे विग्रह करेंगे तो आएगा श्रम से जीने वाला, श्रम करके जीने वाला, श्रम से जीने वाला को श्रमजीवी कहेंगे। तो जहां भी अब से क्या आया, से एक कारक चिन्ह है, और जिस समास के अंदर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है हम लोग उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो विकल्प नंबर बी में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे में और पर किस कारक की विभक्तियां हैं? तो में और पर हम लोग पढ़ते हैं अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में हम लोग पढ़ते हैं में मैं पर, तो विकल्प नंबर ए है ना। करण कारक का तो हम लोग कहते हैं कि करण से, माध्यम के लिए होता है संबंध का, की के, रारी रे, नानी ने, कर्ता ने, कर्म का होता है कर्म को, पढ़े होंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विराम चिन्ह में अल्प विराम, तो अल्प विराम को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉमा, और कॉमा को तो आप भली भांति पहचानते हैं।
कॉमा को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहचानते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक जरूर हुई है, सी और डी में एक ही जैसा विकल्प दिया गया है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको मैनेज करेंगे। लेकिन ये जान जाइएगा कि कॉमा का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, विकल्प नंबर सी में जो दिया है चाहे डी में दिया है, दोनों एक ही जैसे दे दिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कह रहा है एक वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग में त्रुटि हो सकती है, उस भाग का चयन करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करें। कह रहा है पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष, डी में कह रहा है कोई त्रुटि नहीं है, तो पंडित जी ऐसे ही लिखेंगे, बड़े सज्जन पुरुष। तो इसमें हमारे ख्याल से कोई भी त्रुटि आपको नहीं देखने को मिल रही है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वर्तनी शुद्धि, बहुत आसान सवाल है। इस शब्द को तो आप हमेशा से देखे होंगे। आवश्यकता जो हम लोग लिखते हैं, तो आवश्यकता लिखते हैं विकल्प नंबर सी के जैसे, विकल्प नंबर सी में आवश्यकता लिखा गया है। क्लियर हुई बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहन से पढ़ा जाता है, तो मोहन से पढ़ा जाता है इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, मोहन द्वारा पढ़ा जाता है। अब मोहन से पढ़ा जाता है इसका मतलब मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, और से और द्वारा किस में आता है? से और द्वारा। अच्छा, इस विकल्प को लिखते समय थोड़ी सी मिस्टेक जरूर हुई है। विकल्प नंबर सी में लिख दिया है कर्मवाच्य नहीं, ऐसा नहीं है। विकल्प नंबर सी में ये चीजें जो है वो मिस्टेक के रूप में है, ये चीज़ ये मिस्टेक है, इसको हम सुधार देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपसे हम माफ़ी चाहेंगे। इसमें जो है ये चीज़ जो दी गई है, ये गलत से लिखा गया है, इसके लिए माफ़ करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। मोहन से पढ़ा जाता है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, से और द्वारा जब भी आएगा तो वहाँ पे होता है दोस्त कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य है। इसमें थोड़ी सी जो गलती हुई है कि कर्मवाच्य नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कर्मवाच्य है। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त? विकल्प नंबर सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते। यह वाक्य किस काल का है? पढ़ते तो सफल हो जाते, वाक्य किस काल का है? तो जब भी कंडीशन दी जाती है, शर्त दिया जाता है, और पढ़ते यानी भूतकाल की बात की जा रही है, भूतकाल की बात की जा रही है। और जब भी बात भूतकाल की जाए, जब भी बात भूतकाल के अंदर कोई शर्त रखी जाए, तो आप पढ़े होंगे इस बात को कि वो होता है हेतुमद हेतुमद भूतकाल। तो हेतुमद हेतुमद भूतकाल आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है दोस्त? विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेतुमद हेतुमद भूतकाल, जैसे भी आपको जब भी कभी भूतकाल के अंदर शर्त रख के कहा जाए कि भाई ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो भूतकाल के अंदर जब भी कंडीशन रखा जाएगा तो वो हेतुमद भूतकाल में जाएगा। तो भविष्य के लिए अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि यदि तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो अब यहाँ पे हम भविष्य के लिए शर्त रख रहे हैं, तो भविष्य के लिए शर्त रखेंगे तो वहां पे हेतुमद भविष्य काल होगा। लेकिन अगर भूतकाल के लिए हम अगर कोई कह रहे हैं तो वहां पे हेतुमद भूतकाल होगा। समझ में आई बात? कंडीशन अगर भूतकाल के अंदर हो, शर्त अगर भूतकाल के अंदर रखा जाए तो वहां हेतुमद भूतकाल, और यही शर्त अगर भविष्य के लिए हो तो वहां हेतुमद भविष्य काल होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा जवाब? यहाँ पे हो जाएगा दोस्त विकल्प नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग कौन सा शब्द नहीं है? सहयोग। सहयोग जो है वो पुल्लिंग नहीं है, सहयोग स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यहां से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आगे कह रहा है सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द एक है दर्शन। दर्शन जो है ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो विकल्प नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अच्छा, कभी कभी आंसर लगाने में तीर इधर उधर हो जा रही है, तो उसको आप नहीं ध्यान से समझेंगे, जो हम बोल रहे हैं और जो फिर दोबारा से टिक कर रहे हैं उसी को आप सही मानेंगे। क्लियर हो गई बात? तो विकल्प नंबर सी होगा। दर्शन जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे प्राण हो गया, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको आपको याद करके चलना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। अगला कह रहा है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी के दोस्त कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की टोटल 5 बोलियां बताई गई हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। आपको पिछले वीडियो के अंदर भी हमने बताया था कि कौन कौन सी खड़ी बोली हो गई, जैसे ब्रजभाषा का हो गया, कन्नौजी हो गया, है ना, बुंदेली हो गया। और इस हिसाब से हमने 5 भाषाओं को आपको बताया था कि 5 टोटल भाषाएं होती इसमें हैं, किसके अंतर्गत?
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो टोटल 5 भाषाएं होती हैं। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा? डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगूठी का नग होना। अच्छा, अब अंगूठी में जो नग लगा होता है तो होता है कि नहीं, उस नग को कई लोग हीरो से लगवाते हैं, कई लोग सोना से, कई लोग चांदी से। जो भी अंगूठी होती है तो आप उसमें देखेंगे उसका नग बड़ा कीमती होता है। तो अंगूठी का नग होना का मतलब होता है, अच्छा वो, अब जब वो बहुत कीमती है तो कोई चीज अगर बहुत कीमती होती है तो वह व्यक्ति को बहुत प्रिय भी होती है। तो अंगूठी का नग होना का मतलब हो जाएगा दोस्त बहुत प्रिय होना। विकल्प नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रही है लोकोक्ति है, 100 सयानो एको मत मूर्ख आयो अपनी। 100 सयानो एको मत, अब मूर्ख आयो अपने, मूर्ख आदमी जो है ना वो अपने ही वाली करेगा, चाहे 100 कुछ भी कोई समझा ले। तो इसका अर्थ है कि अनेक बुद्धिमानों में एकता होती है पर मूर्खों में नहीं होती। 100 सयानो एको मत, 100 समझदार आदमी एक मत पे जो है कि राजी हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख जो है, अगर वही मूर्खों की संगति है तो कभी ना कभी जो है कि उन सबों के अंदर फूट पड़ेगी, या कभी भी वो एक बात पे राजी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव। तो रस वाले वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी किया था। सारे रसों को अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो चैनल पे पड़ा है वो वीडियो, आप जाके देखेंगे। रस का हमने पूरा कंप्लीट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी उसको हमने किया है, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था करुण रस का स्थायी जो भाव होता है वो होता है दोस्त शोक। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर विकल्प सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर निर्जीवों जोरी जरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो दोस्त यहाँ पे एक चीज है, एक है शब्द है वृषभानुजा और एक शब्द है हलधर। तो देखिएगा वृषभानुजा की अगर हम बात करें तो वृषभानुजा शब्द के भी दो अर्थ हैं और हलधर शब्द के भी दो अर्थ हैं। ऐसे हलधर का अर्थ अगर हम बात करें तो एक हलधर कहा गया भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को, उनको भी हलधर कहा गया। और एक हलधर कहा जाता है बैल को, बैल जो बैलगाड़ी चलाता है ना। तो वो हलधर, अब एक ही शब्द के दो अर्थ है, और जब एक शब्द के अंदर कई अर्थ चिपके हुए हों तो वहां पे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। आगे कर रहा है वृषभानुजा, तो वृषभानुजा का भी अगर आप अर्थ देखेंगे तो वृषभानुजा का भी मतलब वही निकलेगा। वृषभानुजा, वृषभ का मतलब होता है बैल, भानुजा का मतलब वो हो गया। तो वृषभानुजा का मतलब होता है हिंदी के अंदर शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? गाय। तो यहाँ भी एक शब्द के दो अर्थ निकले, तो जब शब्द के दो अर्थ निकलने लगे तो वहां पे जो होगा एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो वहां पे होता है दोस्त शेष अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब अगला प्रश्न है गद्यांश का, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे इस गद्यांश को। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। कह रहा है बाजार में व्यापार चलता है, तो बाजार में व्यापार कैसे चलता है आप ही बताइए। कह रहा है जहाँ खरीदने और बेचने वाले अपनी इच्छा की वस्तु खरीदते और बेचते बिना किसी रोक भाव मिलते हैं। गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है जहाँ विनिमय से व्यापार चलता है। कहाँ से व्यापार चलता है? विनिमय से, साफ साफ लिखा गया है। तो इस तरीके के जो सवाल है ना उसके अंदर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। गद्यांश के सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे किसे दुनिया भर खरीद या बेच सकते हैं, तो दुनिया भर खरीद या बेच सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है? अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में तैयार हुई स्टैंडर्ड कपड़े देश भर के बाजार में बेचे जाते हैं। सोना या चांदी को दुनिया भर में खरीदा या बेचा जा सकता है, पर तरकारी और फलों के लिए इतना बाजार नहीं होता। इनमें से केवल एक शहर या गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तरकारी और फल। या कौन दुनिया भर में बेचा जा सकता है? तो कह रहा है सोना या चांदी को दुनिया भर में यहाँ पे न लिखा गया, गलती से मिस्टेक हुई टाइपिंग में, खरीदा बेचा जा सकता है। तो सोना और चांदी को दुनिया भर में किसको बेचा जा सकता है दोस्त? सोना और चांदी को। तो सोना और चांदी देखिए कहाँ दिया है, सोना और चांदी देखिए कहाँ दिया है, सोना चांदी दिया विकल्प नंबर डी में। तो इस सवाल का सही जवाब जानते हैं क्या होगा? विकल्प नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहे स्टैंडर्ड कपड़े कहाँ तैयार होते हैं? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और राजस्थान। तो पूरे गद्यांश में देखिए, गद्यांश में क्या दिया है? अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में, अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में क्या होता है? स्टैंडर्ड कपड़ा तैयार होता है। तो विकल्प नंबर यहाँ भी अगर हम बात करें तो विकल्प नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कह रहा है किसे विशाल बाजार नहीं होता है, किसे विशाल बाजार नहीं होता, किसका माने विशाल बाजार नहीं होता है, तो किसका विशाल बाजार नहीं होता है अभी देखेंगे, पूरे गद्यांश के अंदर ही दिया है। तरकारी और फलों के लिए इतना विशाल बाजार नहीं होता है, स्पष्ट रूप से दिया है ना। तो विकल्प नंबर यहाँ भी आपको अगर देखेंगे विकल्प नंबर तो डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहाँ सार्वजनिक वस्तुएं अपनी खरीदने और बेचने में रोक भाव नहीं है, कहाँ रोक भाव नहीं है। ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तुएं खरीदने और बेचने में कहाँ रोक भाव नहीं है, तो यहाँ देखा गया है। कह रहा है कि जहाँ खरीदने और बेचने अपनी इच्छा के अनुसार खरीदते हैं। कह रहा है बाजार ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले अपनी इच्छा की वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं, बिना किसी रोक भाव मिलते हैं, है ना। गांव में साप्ताहिक बाजार चलता है, व्यापार चलता है, तो बाजार की बात की जा रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आपका 31 है, तो वो है बाजार के संबंध में इस बात को कहा गया है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही जवाब होगा, विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तो आविर्भाव का विलोम दोस्त हो जाएगा, आविर्भाव का विलोम हो जाएगा दोस्त तिरोभाव। क्या होगा, तिरोभाव। तिरोभाव जो है विकल्प नंबर ए में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची कौन कौन होता है, अंडज होता है, द्विज होता है, शकुंत होता है, लेकिन झख जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। झख पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ये तो बहुत आसान है। रासायनिक क्रियाओं को हम बार बार कहते हैं, विज्ञान के अंदर जब आप लोग पढ़ते हैं तो विज्ञान के अंदर एक चीज पढ़ते हैं ना, रासायनिक। ठीक है, चलिए तो विकल्प नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है तरंग का अनेकार्थी नहीं है, तो तरंग का अनेकार्थी जानते हैं कौन नहीं है, तरंग का अनेकार्थी नहीं है आपका निष्कलंक। निष्कलंक जो है तरंग का अनेकार्थी नहीं है। आगे चलते हैं। सही अर्थ युग्म वाला शब्द चुनिए, तो सही अर्थ अगर हम देखेंगे तो विकल्प नंबर बी में दिया है कुल और कुल। तो एक कुल का मतलब होता है वंश, कि भाई हम किस वंश से हैं, किस खानदान से हैं। एक कुल अंग्रेजी में आप देखते हैं कुल का मतलब होता है ठंडा, शीतल। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, विकल्प नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो सॉरी गलती हो गई, सी नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, विकल्प नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहे जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता है वह शब्द कौन सा है, तो जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं होगा हम लोग उसे बोलते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, अतीन्द्रिय। विकल्प नंबर ए में यह बात लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है बंदव गुरुपद पद्म परागा असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो इसमें अगर मात्राओं को गिनेंगे आप, तो जैसे ही मात्रा, क्योंकि मात्राओं के गिनने से ही छंदों की पहचान हो पाती है, तो जैसे ही बंदव गुरुपद पद्म परागा गिनेंगे तो इसमें आएंगी टोटल मात्राएं 16, और जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आ जाए उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, उसे कहते हैं चौपाई। विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर ए प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में आपने यह भी पढ़ा होगा, हमने कहा कि छंद के अंदर मात्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में टोटल 28 मात्राएं होती हैं दोस्त। कितनी मात्राएं होती हैं, 28, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी। ये भी जो है रामायण के अंदर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस चौपाई को लिखा है, तो ये है चौपाई। और चौपाई किसमें दिया है, थोड़ा सा उल्टा हुआ है लिखने में, ए के बाद से बी आना चाहिए लेकिन हमने सी लिख दिया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तर पे ध्यान दीजिए हम कह क्या रहे हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए तो यह वीडियो थी आज की पूरी कंप्लीट। हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने इसका डिटेल डिस्कशन आपके साथ किया है। अगर किसी प्रश्न को बताने में कहीं जल्दबाजी हमसे हुई हो, कोई मिस्टेक हुआ हो, तो उसे आप मुझे माफ करिएगा। बाकी इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्त, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद रहती है। बहुत मेहनत के साथ हम भी इस वीडियो को बनाते हैं और आप लोगों से भी मेरी उम्मीद रहती है कि आप हमको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से, आपके सब्सक्राइब और शेयर करने से हमको खुद को मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार इतने लोग तो हैं देखने वाले, इतने लोग हमको पसंद कर रहे हैं, तो आदमी और अंदर से मोटिवेट होकर के
इस प्रकार की सेट्स लेकर आएगा और मेहनत करेंगे हम आपके साथ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 10-12 दिन बचा हुआ है परीक्षा के अंदर, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश है कि आपको 30 प्रैक्टिस हिंदी के जरूर कराए जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय श्री राम।